हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग 17 के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने वर्ग 17 के तत्वों के साथ साथ उनके कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का हम लोगों ने अध्ययन किया। और देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 18 के तत्व। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, वर्ग 18 के तत्व। देखिए वर्ग 18 के तत्व है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन तथा ओर्गानेसन। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, हीलियम, देखिए हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है और ओर्गानेसन। ये हमारे क्या होते हैं? देखिए बच्चों, ये हमारे होते हैं वर्ग 18 के तत्व। देखिए हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और ओर्गानेसन। ठीक है, ये सभी गैसें हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय है। ये बहुत कम यौगिक बनाती है, इसी कारण इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। देखिए बच्चों, इन्हें और क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उपलब्धता, अब हम इनकी उपलब्धता के बारे में बात करेंगे। देखिए रेडोन तथा ओर्गानेसन के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। आयतन के अनुसार इनकी शुष्क वायु में बाहुल्यता लगभग 1% होती है, जिसमें ऑर्गन प्रमुख अवयव है। ठीक है, हीलियम तथा कभी कभी नियोन रेडियोधर्मी उत्पत्ति के खनिजों में पाए जाते हैं, जैसे देखिए पिच ब्लेंड, मोनेजाइट और क्लीवाइट। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत प्राकृतिक गैस है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा कि जो हीलियम है उसका मुख्य औद्योगिक स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक गैस। आगे देखिए, जिनोन तथा रेडोन इस वर्ग के दुर्लभतम तत्व है। देखिए जिनोन और रेडोन क्या होते हैं? दुर्लभतम जो तत्व है वो होते हैं। रेडियम, देखिए रेडियम 226, ठीक है, के विघटन उत्पाद की तरह रेडोन प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, रेडोन कैसे प्राप्त होता है? रेडियम के विघटन उत्पाद की तरह। तो देखिए बच्चों, ये रेडियम है, देखिए रेडियम है 88, रेडियम 226, ठीक है, और इसके विघटन से देखिए ये तो बन गया हीलियम 2He4, भाई हीलियम का अणु बन गया, और ये क्या बन गया? 86Rn222, यानी ये क्या प्राप्त हो गया? रेडोन। यानी कहने का मतलब है कि जो रेडोन हमें प्राप्त होता है वो रेडियम 226 के विघटन से प्राप्त होता है, या हम बोल सकते हैं कि विघटन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए ओर्गानेसन का संश्लेषण 98CF249 यानी 98 कैलिफोर्नियम 249 तथा 20 CA48 यानी 20 कैल्शियम 48 आयन के संघट के द्वारा किया गया है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि जो ओर्गानेसन है उसका संश्लेषण कैसे किया गया है? कैलिफोर्नियम यानी 98 कैलिफोर्नियम 249 तथा 20 कैल्शियम 48 आयन यानी इनके संघट के द्वारा किया गया है। और देखिए समझने की कोशिश करिए इसे अभिक्रिया से। देखिए तो यहाँ पे समझिए, देखिए ये हो गया 98 कैलिफोर्नियम 249 और ये है 20 CA48, ठीक है। इनके संघट यानी इनकी टक्कर से देखिए ये क्या बन गया? ओर्गानेसन 118 OG294, ठीक है, और 3N का मतलब है यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए। आगे देखिए ओर्गानेसन का संकेत OG, देखिए कैपिटल O और स्मॉल g, ये हमारे ओर्गानेसन का क्या होता है? संकेत। परमाणु संख्या 118 यानी इसकी परमाणु संख्या होती है 118। परमाणविक द्रव्यमान 294 ग्राम मोल इनवर्स तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडोन 5F14 6D10 7S2 7P6 है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो ओर्गानेसन है उसका संकेत होता है OG, कैपिटल O स्मॉल g। परमाणु संख्या 118, परमाणुक द्रव्यमान 294 ग्राम मोल इनवर्स और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है रेडोन 5F14 6D10 7S2 7P6, ठीक है। और देखिए इसका संश्लेषण कैसे किया गया? भाई ओर्गानेसन का संश्लेषण किया गया है कैलिफोर्नियम और जो कैल्शियम है उनके संघट के द्वारा यानी उनके टक्कर के द्वारा। क्लियर है? आया समझ में ये आपको? चलिए आगे देखिए।
OG की केवल अल्प मात्रा ही बन पाई है। इसकी अर्धायु केवल 7 मिली सेकेंड है, इसलिए इसके रसायन का मुख्यतः पूर्वानुमान ही लगाया गया है। देखिए यहाँ पे ओर्गानिसन को छोड़कर वर्ग 18 के अन्य तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणविक तथा भौतिक गुण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों आगे देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। देखिए हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। देखिए बच्चों, हीलियम को छोड़कर जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP6। और देखिए हीलियम का क्या होता है, हीलियम का होता है 1s2, यानी हीलियम में जो s कक्षक है 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि और उत्कृष्ट गैसों की हम लोग बात करें तो उनमें NH2 यानी जो s है उसमें 2 और p में 6, ठीक है, यानी s भी भरा हुआ होता है और p कक्षक भी भरा हुआ होता है, ठीक है, यानी ये इनका होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि हीलियम के लिए 1s2 है। तो देखिए हीलियम के लिए क्या होता है ये विन्यास, 1s2, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक बार हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझिएगा इनका। देखिए बच्चों, ये परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे हमें दिए हुए हैं हमारे वर्ग 18 के तत्व यानी उत्कृष्ट गैसें। सबसे पहले हीलियम की बात करें, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, ठीक है। अब नियोन की बात करें, हीलियम के बाद नियोन की, तो परमाणु क्रमांक 10 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हीलियम 2s2 2p6, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गन की हम लोग बात करें 18 नंबर पे आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए नियोन 3s2 3p6, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए बच्चों, अगर क्रिप्टोन की बात करें, क्रिप्टोन आता है 36 नंबर पर, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है 36 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ऑर्गन 3d10 4s2 4p6। जिनोन की बात करें, जिनोन आता है 54 नंबर पे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p6। और इसी तरीके से हम लोग रेडोन की बात करें 86 पे आता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 86 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p6, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे रेडोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आए होंगे। चले आगे, चलिए। उत्कृष्ट गैसों के बहुत से गुण जिनमें अक्रिय प्रकृति शामिल है उनकी समृद्ध कोश संरचना के कारण होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करेंगे आयनन एंथैल्पी के बारे में। देखिए बच्चों, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। देखिए जो उत्कृष्ट गैस हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है। इस कारण से आयनन एंथैल्पी इनकी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर यह कम होती जाती है। और देखिए वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं परमाणविक आकार में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो देखिए एक बार हम इनकी आयनन एंथैल्पी पे भी नजर डाल लेते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों, ये हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ठीक है। और यहाँ पे हमें दी हुई है इनकी आयनन एंथैल्पी। इनकी आयनन एंथैल्पी के मान है किलो जूल मोल इनवर्स में। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे हम हीलियम से रेडोन की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हीलियम से रेडोन की ओर जा रहे हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखिए हीलियम के लिए देखिए 2372 और ये किस में है, किलो जूल मोल इनवर्स में। इसी तरीके से नियोन के लिए देखिए 2080, ऑर्गन के लिए देखिए 1520, क्रिप्टोन के लिए देखिए 1351, जिनोन के लिए देखिए 1170 और रेडोन के लिए देखिए 1037, ठीक है। तो ये जितनी भी हमें आयनन एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है ये किलो जूल मोल इनवर्स में दी हुई है। और जैसे जैसे हम हीलियम से रेडोन की ओर जाते हैं आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है। इसका कारण है परमाणविक आकार में वृद्धि, ठीक है बच्चों। आगे देखिए,
अब देखिए परमाणु त्रिज्या। अब हम परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। देखिए परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है, त्रिज्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। तो देखिए एक बार उत्कृष्ट गैसों की परमाणविक त्रिज्या देखिए बच्चों। देखिए ये हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। और ये देखिए इनकी परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर में हमें दी हुई है। किसमें, पिकोमीटर में। तो देखिए जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम हीलियम से रेडोन की तरफ जाते हैं, परमाणविक त्रिज्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए देखिए हीलियम के लिए 120 पिकोमीटर, नियोन के लिए देखिए 160 पिकोमीटर, ऑर्गन के लिए 190, क्रिप्टॉन के लिए 200, जिनोन के लिए 220। तो ये जो वैल्यू दी हुई है हमें परमाणविक त्रिज्या की, वो पिकोमीटर में दी हुई है। और देखिए परमाणविक त्रिज्या हीलियम से रेडोन की तरफ जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। देखिए उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। देखिए बच्चों समझिएगा यहाँ पर कि जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की इनकी जो क्षमता है वो बिल्कुल भी नहीं होती, या हम बोल सकते हैं कि इनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वापस देखिए वे जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, उनके स्थायी विन्यास के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती है, और इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा होता है, अधिक धनात्मक होता है। तो देखिए एक बार हम इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पे भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, ये इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है किलो जूल मोल इनवर्स में। तो देखिए हीलियम के लिए देखिए 48, नियोन के लिए 116, ऑर्गन के लिए 96, क्रिप्टॉन के लिए भी 96, दोनों के लिए सेम है, जिनोन के लिए 77, रेडोन के लिए 68। ठीक है, तो देखा हमने भाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो धनात्मक है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए कितना वेरिएशन है इनमें, बिल्कुल अलग अलग होती है। ऑर्गन और क्रिप्टॉन की क्या होती है, बराबर होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों में वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब देखिए भौतिक गुण। तो देखिए बच्चों अब हम इनके भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाणविक होती है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। जल में अल्प विलय है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक निम्न होते हैं। देखिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अत्यधिक निम्न होते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों कारण देखिए, क्योंकि इन तत्वों में एकमात्र अंतरा परमाणुविक अन्योन्य क्रिया दुर्बल परिक्षेपण बलों के कारण होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक निम्न क्यों होते हैं, क्योंकि इन तत्वों में एकमात्र अंतरा परमाणु अन्योन्य क्रिया दुर्बल परिक्षेपण बलों के कारण होती है। ठीक है, आगे देखिए। ज्ञात पदार्थों में हीलियम का क्वथनांक निम्नतम होता है। तो देखिए हीलियम का क्वथनांक कितना होता है, 4.2 केल्विन, यानी 4.2 केल्विन। ठीक है, आगे देखिए। हीलियम में प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले साधारण पदार्थों जैसे कि रबर, कांच तथा प्लास्टिक में से विसरित होने का असामान्य गुण पाया जाता है। तो देखिए बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, जो हीलियम है उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले साधारण पदार्थों जैसे रबर है, कांच है या प्लास्टिक है, उनमें से विसरित होने का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए रासायनिक गुण। तो देखिए बच्चों हम लोग भौतिक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इनके रासायनिक गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए सामान्यतया उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है। इनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के निम्न कारण दिए जाते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो कम क्रियाशील क्यों होती है, यानी अक्रिय क्यों होती है, इसका क्या कारण है। तो देखिए पहला कारण देखिए, उत्कृष्ट गैसों के
संयोजकता कोश का पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी ns2np6 होता है। तो पहला कारण क्या है कि इनमें क्या पाया जाता है, पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है जो कि स्थायी विन्यास होता है। और हीलियम के लिए ये विन्यास क्या होता है, 1s2। ठीक है, आगे देखिए दूसरा कारण देखिए, इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। दूसरा कारण क्या है इनकी अक्रियता का, देखिए इनकी जो आयनन एंथैल्पी है वो तो अधिक होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये दोनों कारण आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिए, इनकी खोज के समय से ही इनकी सक्रियता बार बार परखी जाती रही, परंतु इनके यौगिक बनाने के सभी प्रयास काफ़ी समय तक असफल रहे। मार्च 1962 में नील बर्टलेट ने, जो कि उस समय ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में थे, एक उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता प्रेक्षित की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नील बर्टलेट ने, जो नील बर्टलेट थे जो कि ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता को प्रेक्षित की। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने पहले एक लाल रंग का यौगिक निर्मित किया जिसे O2 प्लस PTF6- सूत्र से दर्शाया जा सकता है। यानी सबसे पहले उन्होंने इस वाले यौगिक को क्या किया, निर्मित किया, जो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। उन्होंने अनुभव किया कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी 1175 किलो जूल मोल इनवर्स, जिनोन जिसकी एंथैल्पी होती है 1170 किलो जूल मोल इनवर्स के लगभग बराबर है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, जो नील बर्टलेट थे उन्होंने सबसे पहले लाल रंग का एक यौगिक O2 प्लस PTF6-, ठीक है, इसे उन्होंने क्या किया, निर्मित किया। O2 प्लस है ये, O2 प्लस PTF6- को उन्होंने निर्मित किया। इसको निर्मित करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है जिसका मान होता है 1175 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, यानी ये क्या है, ये ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी है। तो देखिए उन्होंने क्या देखा या क्या अनुभव किया कि ऑक्सीजन की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है जिसका मान 1175 किलो जूल मोल इनवर्स होता है, वो जिनोन की, देखिए वो जिनोन की आयनन एंथैल्पी जिसका मान होता है 1170 किलो जूल मोल इनवर्स, इसके क्या होती है, लगभग बराबर होती है। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने जिनोन के इसी प्रकार के यौगिक बनाने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार के जिनोन के यौगिक बनाने का प्रयास किया और जिनोन तथा PTF6 को मिलाकर लाल रंग के एक दूसरे यौगिक जिनोन प्लस PTF6- के विरचन में सफलता प्राप्त की। तो देखिए बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिनोन और PTF6 को मिलाकर लाल रंग का एक दूसरा यौगिक बनाया जो क्या था, जिनोन प्लस PTF6-। ठीक है, माइनस है ये। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे देखिए, इस खोज के पश्चात जिनोन के बहुत से यौगिक प्रमुख रूप से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन तत्वों के साथ संश्लेषित किए गए हैं। आगे देखिए बच्चों, क्रिप्टोन के बहुत कम यौगिक ज्ञात है। केवल क्रिप्टोन डाइफ्लोराइड यानी KrF2 का विस्तृत अध्ययन किया गया है। रेडोन के यौगिकों का पृथक्करण नहीं हो पाया है, परंतु इनकी पहचान रेडियो अनुज्ञापक यानी रेडियो ट्रेसर तकनीक द्वारा की गई है। ऑर्गन, नियोन तथा हीलियम का कोई भी वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है। देखिए यहाँ पर भाई ऑर्गन, नियोन तथा जो हीलियम है उसका कोई भी वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है। ठीक है बच्चों, आया समझ में यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए जिनोन फ्लोरीन यौगिक। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जिनोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे जिनोन फ्लोरीन यौगिक के बारे में। देखिए, अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में तत्वों से प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा जिनोन 3 प्रकार के द्विअंगी फ्लोराइड
XeF2, XeF4 तथा XeF6 बनाती है। तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि जो जिनोन है, भाई जो जिनोन है वो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके 3 प्रकार के फ्लोराइड, एक तो XeF2, दूसरा XeF4 और तीसरा XeF6, ठीक है, ये बनाती है। तो देखिए बच्चों समझिए किस तरीके से इनका निर्माण होता है। देखिए बच्चों, जब जिनोन की अभिक्रिया F2 के साथ करवाई जा रही है, जिनोन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवाई जा रही है 673 केल्विन और 1 बार पर, ठीक है, यानी 673 केल्विन ताप है और 1 बार क्या है, दाब है, और यहाँ पे जिनोन क्या है, आधिक्य में है। तो देखिए क्या बनेगा, XeF2, किसका निर्माण होगा, XeF2 का निर्माण होगा। इस तरीके से देखिए जिनोन की अभिक्रिया 2F2 के साथ करवाई जा रही है, यानी दोनों 1:5 में है, ठीक है, 1:5 में। तो देखिए यहाँ पे 873 केल्विन तो ताप है और 7 क्या है, बार दाब, 7 बार वायुमंडलीय दाब है। तो इनकी अभिक्रिया से निर्माण होगा XeF4 का, ठीक है। आगे देखिए इसी तरीके से देखिए जिनोन की अभिक्रिया 3F2, देखिए बच्चों यहाँ पे जिनोन की अभिक्रिया 3F2 के साथ हो रही है और यहाँ पे अनुपात है इनका 1:20, ठीक है, इस अनुपात में, और 573 केल्विन ताप है और 60 से 70 बार क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो अब किसका निर्माण होगा, XeF6 का क्या होगा, निर्माण, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से XeF2, XeF4 और XeF6 का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखिए XeF6 को XeF4 तथा O2F2 की 143 केल्विन ताप पर अन्योन्य क्रिया से भी बनाया जाता है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए भाई, अगर हम XeF6 की बात करें, देखिए अगर हम इस XeF6 की बात करें तो इसे XeF4 तथा O2F2 की 143 केल्विन ताप पर अभिक्रिया से भी बनाया जा सकता है। और देखिए XeF4 और इसकी अभिक्रिया O2F2 के साथ करवाई जा रही है, ऑक्सीजन निकल जाती है और ये बन गया XeF6, ठीक है। आगे देखिए XeF2, XeF4 तथा XeF6 रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो कि 298 केल्विन ताप पर आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। यह प्रबल फ्लोरीनीकरण कर्मक है, ठीक है। आगे देखिए जल की सूक्ष्म मात्रा से भी इनका जल अपघटन आसानी से हो जाता है। देखिए उदाहरण देखिए XeF2 के जल अपघटन से Xe यानी जिनोन, HF तथा O2 प्राप्त होते हैं। तो देखिए अभिक्रिया देखिए इनकी, देखिए बच्चों इनकी अभिक्रिया देखिए XeF2 है, इसके 2 अणु हैं, जल के 2 अणु के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है, ये क्या बन गए, जिनोन, ठीक है। जिनोन बन गया 2Xe, 4HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, 4 अणु इसके बन गए और ये O2 ऑक्सीजन बन गई, ठीक है बच्चों। जिनोन के तीनों फ्लोराइडों की संरचनाओं की व्याख्या VSEPR सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए XeF2 तथा XeF4 की संरचनाएं क्रमशः रेखीय तथा वर्ग समतलीय होती है। देखिए बच्चों अगर संरचना की बात की जाए तो जो XeF2 है इसकी संरचना होती है रेखीय, कैसी होती है, रेखीय, जबकि जो XeF4 है इसकी संरचना होती है वर्ग समतलीय, कैसी होती है, वर्ग समतलीय इसकी संरचना होती है, ठीक है। आगे देखिए XeF6 में 7 इलेक्ट्रॉन युगल है, 6 तो आबंध युगल तथा 1 एकांकी युगल है, अतः इसकी संरचना विकृत अष्टफलकीय होती है। अब देखिए अगर XeF6 की बात की जाए तो देखिए बच्चों इसकी संरचना होती है विकृत अष्टफलकीय, देखिए समझिएगा इसकी संरचना होती है विकृत अष्टफलकीय। और इसका कारण क्या है भाई, इसकी संरचना विकृत अष्टफलकीय क्यों होती है, क्योंकि इसमें 6 तो होते हैं आबंध युगल और 1 पाया जाता है एकांकी युगल, ठीक है, आया समझ में, इसीलिए इसकी संरचना होती है विकृत अष्टफलकीय। और देखिए बच्चों इसकी संरचना को हम VSEPR सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए
तो देखिए बच्चों, अब इनकी संरचनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये इनकी संरचनाएं हैं। देखिए हम एक एक की संरचनाएं लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे XEF2 के बारे में, जिसकी संरचना क्या होती है, रेखीय। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, जिनोन है, बीच में ये XE है। देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है, जिनोन है, XE है, इससे ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। देखिए ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, बीच में जिनोन है। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी हो गई, रेखीय संरचना हो गई। और देखिए इसमें 3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, यानी एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म है। आगे देखिए, इसी तरीके से अगर हम XEF4 की बात करें, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारी XEF4 की संरचना है, जो कैसी होती है, वर्ग समतलीय। तो देखिए इसमें बीच में जिनोन है, और ये देखिए ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये देखिए ये और ये क्या है, यहाँ पे एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म है। और इसी तरीके से अगर हम XEF6 की बात करें, देखिए ये हमारी संरचना है XEF6 की, जो विकृत अष्टफलकीय होती है। देखिए ये जिनोन है, और ये देखिए ये क्या है, इससे जुड़े हुए फ्लोरीन, ये 6 फ्लोरीन इससे क्या हुए, जुड़े हुए हैं, और एक क्या हो गया इसमें, एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जिनोन के तीनों फ्लोराइडों की क्या हो गई, संरचना आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए, जिनोन फ्लोराइड फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया कर धनायन स्पीशीज तथा फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके फ्लोरो ऋणायन बनाते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो जिनोन फ्लोराइड होते हैं वो फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया करके तो धनायन स्पीशीज बनाते हैं, जबकि फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके फ्लोरो ऋणायन बनाते हैं। तो देखिए इसे भी समझने की कोशिश करिए अभिक्रिया से। देखिए बच्चों, ये XEF2 है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया PF5 के साथ करवा रहे हैं। तो देखिए ये क्या बन गया, संकुल के रूप में XEF और इस पे प्लस, और PF6 और ब्रैकेट के बाहर इस पे क्या है, माइनस है। ठीक है, इसी तरीके से XEF4 है, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं SBF5 के साथ। तो ये बन गया XEF3, और इसके ऊपर क्या है, प्लस, और ये बन गया SBF6 और इसके ऊपर ये माइनस। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसी तरीके से हम XEF6 की अभिक्रिया MF के साथ करवाते हैं। और देखिए यहाँ पे M क्या है, कोई धातु है, और देखिए कौन कौन सी धातु है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम। ठीक है, तो क्या बनेगा, M+, देखिए M+ बनेगा, और XEF7 और ये माइनस। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, अब देखिए जिनोन ऑक्सीजन यौगिक। तो देखिए बच्चों, हम लोग जिनोन फ्लोरीन यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे जिनोन ऑक्सीजन यौगिक के बारे में। देखिए XEF4 तथा XEF6 के जल अपघटन फलस्वरूप XeO3 प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, ये XeO3 क्या है, जिनोन ऑक्सीजन यौगिक है। देखिए यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या है, 6XEF4, इसकी अभिक्रिया जल के 12 अणुओं से होगी। 4 तो जिनोन बन गए, 2 बन गए XeO3, 24 क्या बन गए, HF, 24 क्या बन गए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और 3 O2। ठीक है, इसी तरीके से XEF6 है, इसकी अभिक्रिया जल के 3 अणुओं से करवाएंगे। ये बन गया XeO3 और 6 बन गए HF। ठीक है, आगे देखिए, XEF6 के आंशिक जल अपघटन से ऑक्सीफ्लोराइड XeOF4 तथा XeO2F2 प्राप्त होते हैं। और देखिए समझिए कि जब XEF6 ठीक है उसका आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो ऑक्सीफ्लोराइड यानी XeOF4 तथा XeO2F2 प्राप्त होते हैं। आगे देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, देखिए बच्चों XEF6 है ठीक है, इसके जल अपघटन से देखिए ये बन गया XeOF4 और 2HF। और ये तो जब बने जब XEF6 से जल का एक अणु अभिक्रिया करता है और जब इस XEF6 से जल के 2 अणु अभिक्रिया करते हैं ये बन गया XeO2F2 और 4HF। ठीक है, आगे देखिए XeO3 एक रंगहीन विस्फोटक ठोस पदार्थ होता है और इसकी संरचना कैसी होती है, पिरेमिडी। संरचना कैसी होती है, पिरेमिडी।
आगे देखिए, XeOF4 एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है जिसकी संरचना वर्ग पिरामिडी होती है। इसकी कैसी होती है? वर्ग पिरामिडी। तो देखिए बच्चों, इन दोनों की संरचनाओं पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए, समझे दोनों की संरचनाओं को। देखिए बच्चों, ये संरचना हो गई XeOF4 की, ये होती है वर्ग पिरामिडी। कैसी संरचना होती है? वर्ग पिरामिडी। तो ये हो गई वर्ग पिरामिडी संरचना। और देखिए इसमें भी क्या है, देखिए बच्चों, इसमें भी ये बीच में क्या है? जिनोन है। ठीक है, जिनोन है, और जिनोन से देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये क्या है? यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें XeO3 की, इसकी संरचना होती है पिरामिडी। इसमें भी जिनोन है, और देखिए 3 इससे क्या जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन, और एक क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, और देखिए जो एक नज़र डालिएगा भाई, इनकी संरचना में जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं वो इनसे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए, जिनोन से जो ये ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से इस जिनोन से जो ये तीनों ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये तीनों ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। तो देखिए XeOF4 इसकी संरचना हो गई वर्ग पिरामिडी, और XeO3 इसकी संरचना हो गई पिरामिडी। ठीक है, आई समझ में आपको ये संरचना है। आगे देखिए, अब देखिए उपयोग। तो देखिए बच्चों, अब हम इनके उपयोग के बारे में बात करेंगे। देखिए, हीलियम अज्वलनशील तथा हल्की गैस है, अतः इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में भी किया जाता है। द्रव हीलियम, जिसका क्वथनांक क्या होता है? 4.2 केल्विन, को निम्न ताप पर संचालित प्रयोगों के लिए निम्न तापीय कारक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में यह ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में आती है, क्योंकि रक्त में इसकी विलेयता बहुत कम होती है। नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। नियोन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में भी किया जाता है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त द्रव हीलियम का उपयोग अतिचालक चुंबक को उत्पन्न तथा कायम रखने के लिए किया जाता है, जो कि आधुनिक NMR स्पेक्ट्रोमीटर तथा आधुनिक चिकित्सीय निदान में प्रयुक्त होने वाले चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं MRI तंत्र के मुख्य अवयव है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ऑर्गन का उपयोग उच्च ताप धातु कर्मीय प्रक्रमों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। धातुओं तथा उपधातुओं के आर्क वेल्डिंग में इसका उपयोग विद्युत बल्ब को भरने के काम आता है। अगला देखिए, प्रयोगशाला में इसका उपयोग वायु सुग्राही पदार्थों के प्रबंधन में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जिनोन तथा क्रिप्टोन का उपयोग विशेष अवसरों के लिए बनाए गए बल्बों में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हो गई हमारे उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये उपयोग आपको समझ में आए होंगे, और आज जो हम लोगों ने वर्ग 18 के तत्वों के बारे में पढ़ा वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को पढ़िए, तैयार कीजिए। और देखिए, इसी के साथ हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम इस यूनिट के अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।